नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व राजनीति। ये इस बुक का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और ये बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है इस चैप्टर की। तो चलिए आइए हम पहले पार्ट 1 शुरू करते हैं, शीत युद्ध का दौर का। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध का आरंभ। क्यूबा मिसाइल संकट, दो विश्व युद्ध या दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ के क्या कारण थे। शीत युद्ध या दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ के कारण, महाशक्तियों का छोटे देशों से होने वाला लाभ, शीत युद्ध के दायरे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत एवं शीत युद्ध, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लास्ट हमारा पढ़ेंगे हम टॉपिक समिति परमाणु परीक्षण। ये कुछ टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध का आरंभ। तो देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। द्वितीय विश्व, एक जनरल नॉलेज के आपको बता दूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में और खत्म कब हुआ था 1918 में। जबकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1939 में और खत्म कब हुआ था 1949 में। इसमें दो शक्तियां लड़ रही थी, दो शक्तियों का ग्रुप लड़ रहा था। जो पहली शक्ति थी उसका नाम था मित्र राष्ट्र। इसमें था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये चार देश थे जो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे। और धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे जर्मनी, जापान और इटली। ये तीन देश थे जो कि धुरी राष्ट्र से लड़ रहे थे। तो ये तो हो गया हमारे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत कैसे होता है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत पता कब होता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तब होता है जब अगस्त 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर दो शहर आपने नाम भी सुना होगा उसके बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी। ये दो शहर है, इसके ऊपर जब बम गिरा देता है अमेरिका। कब गिराता है? 1945 में। तब क्या होता है, उसके साथ ही बम गिराने के साथ ही जब जापान समर्पण कर देता है और उसके जब समर्पण के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी होने लग जाता है। ठीक है, लगभग खत्म हो ही चुका होता है द्वितीय विश्व युद्ध। बम कम गिराता है, पहला बम गिराता है हिरोशिमा पर अमेरिका 6 अगस्त 1945 को। और उस बम का एक गुप्त नाम होता है, सीक्रेट नेम होता है, इसका नाम होता है लिटिल बॉय। और दूसरा बम गिराता है नागासाकी पर जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराता है, जिसका नाम होता है फैट मैन। ठीक है, तो ये जो दो बम थे ये अमेरिका गिराता है किस पे? हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के दो शहरों पे। अगर हम बात करें इन बमों की क्षमता कितनी थी, तो इन बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलोमीटर टन। ठीक है, ये इतने वजन थे इनका। तो ये तो हो गया जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, इसके अंत के समय जापान के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने। लेकिन जब अमेरिका ने बम गिराया ना, तो इसकी आलोचना भी की गई थी। तो क्यों आलोचना की गई? तो सर जानते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था, आलोचकों का कहना है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये पक्ष जाता है आलोचना के पक्ष में कि अमेरिका की आलोचना की जाती है। तो क्यों की जाती है? क्योंकि आलोचकों का कहना है कि जब अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण कर ही देगा, तो ऐसे में बम गिराने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी इतनी बड़ी जनहानि क्यों करी? दूसरा, अमेरिका का पक्ष में अपना क्या कहना है। जब अमेरिका ने बम गिराया उसके ऊपर, जापान के ऊपर, तो उसका भी अपना एक पक्ष था। तो अमेरिका का कहना था, अमेरिका एवं उसके समर्थकों का कहना है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और मित्र राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। उसने ये कहा कि अगर अमेरिका का ये कहना था कि मैंने बम इसलिए गिराया ताकि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी से रोक सकें और आगे की जो मित्र राष्ट्र है उनकी जनहानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसको रोका जा सके। जबकि अन्य विद्वानों का मानना है कि हमले के पीछे का उद्देश्य कुछ और ही था। अमेरिका सोवियत संघ के सामने ये जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही विश्व में सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका जो है ना, सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ। ठीक है, इसलिए उसने बम गिराया जापान के ऊपर। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि अमेरिका कहाँ है और सोवियत संघ कहाँ है। मैंने मैप रखा है, देखिए ये है हमारा विश्व का मैप। ठीक है, अब देख सकते हैं विश्व का मैप है। यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जो जगह है ये है रूस। अभी ये रूस है, लेकिन इसमें 15 देश मिलकर एक संघ बनता है, जैसे कहते हैं हम सोवियत संघ। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में भी और आगे वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा सोवियत संघ। ठीक है, और ये हो गया हमारा अमेरिका। ठीक है, अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो इधर से भी अमेरिका हमला कर सकता है जापान के ऊपर। और ये रहा जापान।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पावरफुल थे, सोवियत संघ और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही उस वक्त बहुत बड़ी पावर थे, उस वक्त बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आए थे। तो ऐसे में क्या कहता, इन दोनों में एक लड़ाई भी रहती थी, विचारधारा की लड़ाई भी चलती थी। तो अमेरिका ने ना जापान के ऊपर बम गिराया, इधर से जाके यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो यहाँ पे जाके बम गिराता है जो कि सोवियत संघ के पास है। तो बम गिरा कर ना सोवियत संघ को अमेरिका ये बता रहा है, अमेरिका ये सोवियत संघ को बता रहा है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ इस देश में, इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर देश हूँ। ये अमेरिका किसे दिखाना चाहता था, ये सोवियत संघ को, ये विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ये एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया। तो ये तो आलोचकों का कहना था कि सोवियत संघ के आगे वो दिखाना चाहता था अमेरिका कि मैं सबसे बड़े ताकत हूँ, इसलिए उसने जापान के ऊपर बम गिराया था। तो ये तो हमले के पीछे का उद्देश्य हो गया, क्यों उसने बम गिराया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा विश्व जब खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत, दूसरे विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध का आरंभ। दूसरे विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि जापान के ऊपर बम गिरा दिया अमेरिका ने। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है विश्व पटल पर। जब अमेरिका जब जापान के ऊपर बम गिरा देता है तो उससे क्या होता है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत तो हो जाता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अंत की समाप्ति के साथ ही वैश्विक स्तर पर ना दो महाशक्तियों के उदय होता है, एक अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। अभी हमने पढ़ा कि हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था, कि अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि मैं सबसे बड़ी ताकत हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे बड़ा ताकतवर देश हूँ। तो इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ ने अपने ऊपर ले लिया, उसने कहा कि उन दोनों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई, किसी सत्ता को लेकर, पावर को लेकर, कि कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में। तो अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे शीत युद्ध आरंभ हुआ। हमने अभी पढ़ा कि दूसरे विश्व युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों साथ लड़ रहे थे। लेकिन जब क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध का अंत जब हो गया ना, तो दो महाशक्तियां उभर के सामने, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और ये एक महाशक्ति बनने की रेस में लग गया कि मैं हूँ सबसे बड़ा ताकतवर, मैं हुई हूँ महाशक्ति इस दुनिया में। तो दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे ना, इन्होंने इतने परमाणु हथियार बनाते थे कि अगर एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते, इतनी असहनीय क्षति पहुंचा सकते जिसकी कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, इतनी उनके पास परमाणु हथियार था। अगर युद्ध हो जाता इन दोनों के बीच तो बहुत बड़ा नुकसान होता है इन दोनों को, और साथ में पूरी दुनिया को भी होता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि कोई भी युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि युद्ध ना हो, युद्ध हो। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि हम युद्ध करें, युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध की स्थिति में विजेता चाहे कोई भी रहता, लेकिन युद्ध से दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान होता। दोनों के पास इतने परमाणु हथियार थे, इतने हथियार थे ना, कि अगर दोनों एक दूसरे को लड़ भी लेते ना, तो दोनों में से चाहे कोई भी जीतता, चाहे वो यूएसए जीतता या यूएसएसआर जीतता, नुकसान दोनों का ही होता और बहुत ज़्यादा नुकसान होता, और जनहानि बहुत बड़ी मात्रा में, त्राही त्राही मार मच जाती वहाँ पे, लोग मर जाते, पूरे संसाधनों का विनाश हो जाता। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि हम लड़े, क्योंकि लड़ाई होती सीधे परमाणु युद्ध होना था। ठीक है, तो अगर कोई भी महाशक्ति किसी दूसरे पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम भी कर देती ना, तब भी उसके पास उससे बर्बाद करने के लिए इतने हथियार बच जाते हैं। दोनों के पास इतने परमाणु हथियार के अलावा भी बहुत सारे हथियार थे इनके पास, कि अगर एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के अगर परमाणु हथियारों को विफल भी कर देती है ना, यूजलेस भी कर देती है ना, फिर भी उनके पास इतने दूसरे हथियार थे कि एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते, एक दूसरे को बर्बाद कर सकते थे। इस स्थिति में क्या कहा गया, इन दोनों ने अपने आप को रोके रखा और संतुलन को बनाए रखा। ठीक है, तो इस स्थिति को कहा गया अवरोध कहा गया। इस स्थिति को क्या कहा गया, अवरोध। इसमें एक दूसरे ने अपने आप को रोक के रखा, परमाणु युद्ध होने या तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका। ठीक है, तो ये तो रोक के रखा और संतुलन बनाए रखा। ठीक है, कहीं भी ज्यादा उपद्रव या युद्ध की स्थिति नहीं होने दी। तो ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अवरोध। तो इस स्थिति को क्या कहा गया, अवरोध कहा गया। तो ये तो हमने देख लिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो रहा है, कि महाशक्तियों का उदय हुआ, दो महाशक्तियों का। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई।
तो ये यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि दोनों महाशक्तियां उभर के सामने आ गई है। अब इनमें एक लड़ाई सी चल रही है। तो हम ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा है क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आप बुक में देखोगे तो यही हमारा बुक का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यही इससे शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है एकेडमिक सेशन 2022-23 में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपके जितने भी चैप्टर है ना और बुक के, वो आपको समझ नहीं आएंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, ये इस पूरी बुक का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है, इसका पूरा एक बेस है, ठीक है। बेस ही जब आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, तो नहीं पढ़ पाएगा, तो आगे आगे के चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, अब देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है, ठीक है। अभी हमने तो पढ़ लिया दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया, अभी शीत युद्ध का आरंभ उतना हुआ नहीं है, और ये जो पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का आरंभ का ही एक भाग है। क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी, इससे 1945 में ही दूसरा, 1945 में क्या होता है कि शीत युद्ध आरंभ हो जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कि देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है, क्या था ये, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। पहले हम क्यूबा देखते हैं, क्यूबा कहाँ है, आपको क्यूबा दिखाता हूं मैं। ये मैप देख रहे हैं आप वर्ल्ड का, यहाँ पे है अमेरिका और ये अपना मैक्सिको, ठीक है। ये दो देश दिख रहे हैं आपको। एक छोटा सा आपको देश दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो ये है क्यूबा, देखिए, आई होप आपको दिख गया होगा क्यूबा, आप भी चेक कर सकते हैं मैप में, ठीक है। तो ये एक देश है क्यूबा, ठीक है। हमने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ रहे हैं, तो एक क्यूबा एक देश है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबा। अब देखते हैं इसमें क्यूबा मिसाइल संकट आखिर था क्या। क्यूबा मिसाइल संकट देखिए क्या था हमारा कि जो क्यूबा जो हमने देखा कि कहाँ पे है, ये यूएसए के पास था, ठीक है। तो क्यूबा क्या है, क्यूबा यूएसए का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है क्यूबा, जो कि कहाँ है, अमेरिका के पास है। यहाँ पर क्या होता है, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में ना एक साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, ठीक है। एक साम्यवादी सरकार, दो विचारधारा आपने पहले भी पढ़ी होगी 9th-10th में, और अभी बता देता हूँ आपको, दो विचारधाराएं ज़्यादा प्रचलित रही है, और जो अमेरिका, ये लड़ाई भी विचारधाराओं की थी ये, ठीक है। तो एक तो होता है पूंजीवादी और दूसरा होता है साम्यवादी, ठीक है। तो ये दो विचारधाराएं थी। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा को मानता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्यूबा जो होता है वो है पड़ोसी किसका, यूएसए का, और यूएसए है कौन सी विचारधारा को मानने वाला देश, पूंजीवादी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक किसकी सरकार, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। और क्यूबा का जुड़ाव किससे होता है, दोस्ती किससे होती है उसकी, सोवियत संघ से होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सोवियत संघ उससे सैन्य और वित्तीय, सैन्य सुरक्षा उसको सहायता प्रदान कर, और पैसे से भी सहायता उसको प्रदान करता है, कौन, क्यूबा के साथ, यानी सोवियत संघ। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा पड़ोसी किसी और से दोस्ती कर रहा है और किसी और से हेल्प ले रहा है, मुझसे क्यों नहीं ले रहा, ये भाई अमेरिका को पसंद नहीं आई। तब उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्यूबा नहीं चाहता था, उसने कहा कि मैं अब यहाँ से हटाऊंगा साम्यवादी सरकार को, अब वो वहाँ लाएगा पूंजीवादी सरकार। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। इसलिए क्या हुआ कि 1962 में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया कि दोनों की लड़ाई तो चली रही है, यूएसए और यूएसएसआर में, और पड़ोसी देश है कौन, क्यूबा यूएसए का। तो सोवियत संघ क्या करता है कि यूएसए के करीबी देश, जो पड़ोसी देश है क्यूबा, वहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरा थी। वो सीधे निशाने पर रहता है, वहाँ से अमेरिका के ऊपर सीधा परमाणु हमला किया जा सकता था, इतना करीब ले जाके परमाणु हथियार खड़ा कर देता है यूएसएसआर, सोवियत संघ के। अमेरिका को इस बात की जानकारी भी पता कब चलती है, 3 हफ्ते के बाद। 3 हफ्ते के बाद उसको एक खबर मिलती है कि भाई अमेरिका को खबर मिल रही है कि यूएसएसआर ने तो मेरे पड़ोस में ही परमाणु हथियार खड़े कर दिए। तो तब क्या करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति होते जॉन एफ कैनेडी, वो क्या ऐसा कोई भी कदम उठाने से घबरा रहे थे, उस वक्त के राष्ट्रपति थे, कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से घबरा रहे जिससे दोनों के बीच क्या हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए। और युद्ध शुरू होता तो परमाणु युद्ध ही होता वो, ठीक है। तो परमाणु युद्ध होता तो सृष्टि का विनाश ही होना था। तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के फैसला ले रहे थे।
अंत में क्या किया कि कैनेडी ने आदेश दिया कि पहले तो सोवियत संघ के जो जहाज है उसको क्यूबा तक आने से रोका जाए और क्यूबा को चारों तरफ से घेर दिया जाए, उसकी नाकेबंदी कर दी जाए। तो इससे कहा गया पहले तो उसको जहाज़ों को आने से रुका गया सोवियत संघ के, और क्यूबा की नाकेबंदी कर दी गई। इस घटना से दोनों देशों के जो दोनों देश थे ना वो युद्ध की कतार में गए। ऐसा लगा था ना अब इस दौरान 1962 में लगा था कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, इतने करीब आ गए थे दोनों युद्ध के, लेकिन युद्ध नहीं होता है। और इससे जो ये घटना होती है ना क्यूबा मिसाइल संकट, इसे शीत युद्ध का ना चरम सीमा कहा जाता है। इसे शीत युद्ध की चरम बिंदु या चरम सीमा कहा जाता है। अंत में क्या करते हैं, दोनों सूझबूझ से काम होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जोश में होश नहीं खोते अपना। तो ये क्या करते हैं कि सूझबूझ का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। और सोवियत संघ पहले तो क्या करता है, क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा लेता है, और अमेरिका उसके बाद क्या करता है, नाकेबंदी समाप्त कर देता है, ठीक है, जिसकी नाकेबंदी की थी क्यूबा की। तो ये जो घटना घटी, ठीक है, परमाणु हथियार खड़ा कर दिए उसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर सोवियत संघ ने, जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश था। अमेरिका वहाँ पे साम्यवादी, क्यूबा में पहले साम्यवादी शासन स्थापित हुई फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में, और वहाँ से क्या किया गया कि और वहां से अमेरिका क्या था, पूंजीवादी विचारधारा को लाना चाहता है। ये घटना घटित हुई ना, इससे ही हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं इसी घटना को। यही है क्यूबा मिसाइल संकट। आई होप आपको समझ आ गया क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ठीक है, तो हमारा ये बस इतना ही था, ये छोटा ही चैप्टर छोटे पार्ट में बनाया मैंने। अगले इसमें पार्ट 2, 3, 4 में भी वीडियोस आएंगी, तो आप उसमें चैप्टर 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बस यही थोड़ा पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।